चालू करें बेटा क्लास 12। गुड आफ्टरनून। कैसे सब लोग? बेटा बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सबको। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। पूरी ताकत से पढ़ेंगे और कल आपको मैं बायोमोलिक्यूल का डोपा प्राइम दे दूंगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल का यूट्यूब पर मैं अभी लेक्चर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी तक मैं पूरी तरह 100% ठीक नहीं हूँ, तो बैच में पढ़ाना पहली प्रायोरिटी है मेरी। ठीक है, यस, हाँ, क्लियर है, सही है, स्टार्ट करें। यस, रेडी सब लोग? तैयार? थोड़ा सा लाइट क्या कर दो, कम कर दो, लाइट ऑन करो। लाइट ऑन है, लाइट तो ऑन है बेटा, लाइट ठीक है मेरे ख्याल से, लाइट तो ठीक है बेटा। यस, चले स्टार्ट करें। बेटा ब्लू दिख रहा है, उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कैमरा सेट रहता है ऐसे ही, है ना। चले स्टार्ट करें बेटा, रेडी? रेडी हो सारे? पढ़ें क्लास 12 का टॉपिक। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको कैसे जाएंगे। ठीक है, चैट प्राइवेट कर लिस। यस, चैट को प्राइवेट कर दिया मैंने। स्टार्टिंग का बायोमोलिक्यूल, पायल नायक, आपने कल का लेक्चर देखा नहीं है बेटा, कल मैंने करा दिया उसको, एक बार आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले बेटा क्लास 12 को लेके थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कैसे चलेंगे। क्लास 12 में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर है। एक हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्लास 12 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसमें मेरे पास 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, मान के चलो 3 तो आएंगे, 4 तक आ सकते हैं, और प्योर एनसीईआरटी आएगा, सिर्फ एनसीईआरटी आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जनरेशन का क्वेश्चन बन सकता है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। तो ये लिंक होता है प्लांट किंगडम से। ये किससे लिंक है? प्लांट किंगडम से, तो उसको रेफरेंस लेके पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? यस, है ना। लेक्चर 5 से 6 एट मैक्स, 5 से 6 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यस, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने वाले, ये 2 चैप्टर है हमारे पास बड़े। ठीक है, इससे आएंगे मान लो 5 से 6 क्वेश्चन, और इससे आएंगे 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, बड़े चैप्टर्स है, क्लियर है। कोशिश करेंगे कि 9 लेक्चर के आसपास इसमें कराएं और 10 के आसपास में ये हो जाए, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, 9 और 10 के बीच में ही इसको करा देंगे। माइक्रोब सिंगल लेक्चर, एक क्वेश्चन आएगा। माइक्रोब से एक क्वेश्चन से लेके 2 क्वेश्चन आएगा, एक लेक्चर में कराएंगे, है ना। रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं और या लाइव भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चैप्टर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास बच जाती है इकोलॉजी। इकोलॉजी में मेरे पास क्या क्या है बता देते हैं। एक है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, यस एंड नो। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ टॉपिक कट गए हैं, उनको हटाना पड़ेगा। उसके बाद इकोसिस्टम है, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी है, यस। और क्या है? बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में 2 लेक्चर लगेंगे, इकोसिस्टम में 3 लग सकते हैं, इसमें 4 लग सकते हैं। टोटल 8 से 9 लेक्चर में ही हो जाएगा। अब आपको इसके हिसाब से अगर मैं आइडिया दे दूं, यहां पर इसके क्वेश्चन कितने आएंगे बेटा? टोटल इकोलॉजी में 7 से 8 क्वेश्चन तक इकोलॉजी में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्लास 12 का बेटा टॉपिक मैंने दे दिया सारा। ठीक है, चले। हाँ, लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी लिख दिए। ठीक है,
आप प्रोटोन बैच के नोट्स चलेंगे नहीं, मैं कंप्रेस करने वाला हूं नोट्स को। नोट्स दोबारा लिख सकते हो, लिख लो। जिन बच्चों को टाइम लगता है वो मत लिखना, उसी में कट पेट कर लेना, ठीक है। क्लास 12th को हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। स्टार्ट करें। 1.5 में पूरा हो जाएगा। यस यस, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। जो आपको टाइम दिया बेटा उसमें कराएंगे, है ना। हमने जनवरी लास्ट बोला था, तो बायोमोलिक्यूल के कुछ लेक्चर हम ऐड करके थोड़ा सा फैब चला गया बस, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि फैब लास्ट जा रहे हैं, मार्च में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। मैं वो नहीं करता कि मैं बोल दूं कि नहीं देखो इस महीने हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा वैसा नहीं करते, है ना। हर महीने बोल दूं कि नहीं इस महीने हो ही जाएगा सिलेबस, वो वाला काम नहीं करेंगे आपके लिए, ठीक है। चले स्टार्ट करें। हाँ, अनिर्बन चट्टोपाध्याय ने कहा है कि क्या हम पुराने वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। बेटा नहीं, मैं कुछ चीजें बदलूंगा, खासकर इन दोनों चैप्टर्स में थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, चीजों में कुछ और इसमें करना है आपके लिए, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। चले स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, आप 11 कैसे करेंगे वो हम बता देते हैं, आ जाओ। सबसे पहले इस चैप्टर के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो टॉपिक्स के नाम लिख लो। चैप्टर का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, तो टॉपिक्स के नाम में मैं सबसे पहला टॉपिक में लिखूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। लिख लो, नोट कर लो जल्दी से। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ेंगे, और उसके साथ हम पढ़ेंगे उसमें गैमेटोजेनेसिस, किस तरीके से उसमें गैमेट्स बनते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और फिर उसके अंदर किस तरीके से गैमेट्स बनते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। यस और नो। फिर तीसरा टॉपिक हम लोग यहां पढ़ेंगे पॉलिनेशन। हम क्या पढ़ेंगे बेटा, पॉलिनेशन नाम का एक टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन नाम का एक टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद एक टॉपिक आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस करके आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट और सीड डेवलपमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, सीड डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीड डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट और सीड डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बताइए, क्लियर है कि नहीं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट और सीड डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फ्रूट भी पढ़ेंगे, यहां पर फ्रूट भी पढ़ेंगे। फ्रूट हमने लगभग वहां पढ़ लिया था। इसके अलावा सबसे लास्ट में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। यहां पर जाकर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक्स हैं आपके पास इस पूरे चैप्टर में, क्लियर है। स्टार्ट करेंगे आज पहले टॉपिक से। स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो गोल है हमारे पास, वो गोल है हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ेंगे, और उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। बेसिकली आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन और उसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस। जिन बच्चों को टॉपिक के नाम लिखने हो नोट कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। 5-6 घंटे पढ़ रहा हूं, कम समझ आ रहा है। 2000 देख बेटा, अगर तेरे पास 2023 के नोट्स है चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बायोमोलिक्यूल की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो खुद से, बाकी मैं कराऊंगा एक बार। चले, प्रोटोन वाले नोट्स हैं, यूज कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, कोई बात नहीं। इस वाले चैप्टर के तो कर लो, क्लियर है। हाँ स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट करें।
सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं, समझने की कोशिश करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ध्यान सुनेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश करूंगा, उसको समझना, ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए समझा रहा हूं। हमारे पास ये सीड है, हमारे पास क्या है, ये सीड है। सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके प्लांट बनता है, प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये सारा जो है, ध्यान से सुनते चलना, ये सारा जो है, इसकी जो ये ग्रोथ चल रही है, ये सारा जो है वेजिटेटिव फेज कहलाता है। समझ लो ध्यान से, ये सारा जो है क्या कहलाता है, वेजिटेटिव फेज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये वेजिटेटिव फेज कहलाता है। अब प्लांट की हमारे पास ग्रोथ हो गई, ग्रोथ होने के बाद उसमें क्या आ जाए, फ्लावर आ जाए। तो सबसे पहले क्या बनेगी बेटा, फ्लोरल बड बनेगी, है ना। उसके बाद उसमें फ्लावर आ जाएंगे, ठीक है। फ्लावर के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, सीड आएगा, फ्रूट आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसको इसका रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसका रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। यहां तक समझ में आ रही है, क्लियर है। हम यहां पर क्या स्टडी कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म को पढ़ रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म जो होता है, ध्यान सुनेंगे, एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। तो मेन प्लांट बॉडी हमारे पास क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है बेटा, वो डिप्लॉयड होती है, यस और नो। तो रूट स्टेम लीफ भी क्या होगा, रूट स्टेम और लीफ फ्लावर, ये सारे 2n होंगे। ये सारे क्या होंगे, 2n। क्योंकि ये कौन सी जनरेशन है बेटा, ये हमारे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास क्या है बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, एंजियोस्पर्म है, उसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, रूट स्टेम लीफ और फ्लावर ये सब डिप्लॉयड होते हैं, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। हम क्या करते हैं कि शुरुआत में जो ग्रोथ होती है उसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं, जो फ्लावर सीड फ्रूट आता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक दिक्कत है, रिप्रोडक्टिव फेज समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज का मेन मतलब होता है फ्लावर ना। तो रिप्रोडक्टिव फेज में सबसे पहले क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से, हमारे पास कुछ हार्मोनल, हार्मोनल का मतलब होता है हार्मोनल चेंज होते हैं, और क्या चेंज होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। कौन सा चेंज होता है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है। उससे मेरे पास फ्लावर का पहले वो बनती है बड, तो फ्लोरल बड बनती है, यस, फ्लोरल बड बनती है। फिर मेरे पास क्या बनता है बच्चे, फ्लावर फॉर्म होता है, यस और नो, फ्लावर फॉर्म होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आप क्या क्या पढ़ोगे बताना जरा। यहां पर आप पढ़ोगे कि किस तरीके से स्टेमन और पिस्टिल डेवलप करता है और उसमें गैमेट्स कैसे बनते हैं। स्टेमन और पिस्टिल कैसे डेवलप करते हैं और उनके अंदर गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये पढ़ेंगे हम। गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, पॉलिनेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ेंगे बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। फिर हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन। क्या पढ़ेंगे बेटा यहां पे, सिनगैमी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल फ्यूजन पढ़ेंगे, ट्रिपल फ्यूजन पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास क्या होगा, तीसरा हमारे पास क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है।
पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं। इसमें हमारे पास सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। इस स्लाइड पर लिखी हुई बातें कोई दिक्कत है किसी को? मैं फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं बेसिक बना रहा हूं आपके। आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। क्या होती है? स्पोरोफाइट। तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर ये सब डिप्लॉयड होते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरी चीज हमने बोला है कि जब कोई सीड होता है वो जर्मिनेट करके ग्रो करता है, तो जब तक फ्लावर नहीं आता उसको कहते हैं उसका वेजिटेटिव फेज। जब उसमें फ्लावर आ जाता है, फ्रूट आता है, सीड आता है, उसको रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज को हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो स्टेमन का बनना, पिस्टिल का बनना और उनमें गैमेट्स बनना, ये सब प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस है, पॉलिनेशन तक। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यस। और उसके बाद बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सीड और फ्रूट डेवलपमेंट पढ़ेंगे। यहां तक लिखी हुई कोई बात में दिक्कत है? यहां तक लिखी हुई बात में कोई दिक्कत है? सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सब इसी में आ जाएगा। यहां तक लिखी हुई कोई बात में दिक्कत है किसी को? ना क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से चालू करेंगे क्वेश्चन। अब यहीं से पहला क्वेश्चन चालू करेंगे। विच इज नॉट पार्ट ऑफ नॉट पार्ट ऑफ reproductive phase? A, seed development, B, pollination, C, बड़ा ध्यान से करना, seed germination, D, fruit development। बताओ भाई, क्या हमारे पास वेजिटेटिव फेज का पार्ट नहीं है? जल्दी बताओ। ये सॉरी, रिप्रोडक्टिव फेज का पार्ट नहीं है, मतलब वेजिटेटिव क्या आ जाएगा? सी। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि सीड जर्मिनेशन अलग प्रोसेस हो गया। सीड बन चुका है, अगर बना नहीं था तब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज में बन गया, अब वो जर्मिनेट हो रहा है, अलग चीज हो गई। क्लियर है? चलिए नोट करिए, जल्दी से आगे चलेंगे। और प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़ रहे हैं। आप हमेशा याद रखो बच्चे, एक फ्लावर में मैं आपसे पूछता हूं, एक फ्लावर कैसे डिसाइड, एक प्लांट कैसे डिसाइड करता है कि अब उसमें फ्लावर आएंगे? उसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होता है। ये एनसीईआरटी ने लिखा है। एनसीईआरटी लिखती है कि फ्लावर बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, दुख जाहिर करने के लिए, प्यार जाहिर करने के लिए, कई तरह के पर्पस के लिए यूज होता है। यस। हाँ, कौन सी स्लाइड है? फर्स्ट स्लाइड है बेटा, ये पहली स्लाइड है। ये क्या है? पहली स्लाइड है। यस। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। यस। इस क्वेश्चन में यार अरिफुल थोड़ा क्वेश्चन लिख दे बेटा। क्वेश्चन वाला स्लाइड दिखाओ ना, पहले ही वाला लिख ले। न्यूट्रॉन के नोट्स यूज कर सकते हैं। यस, कर, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, जल्दी कर। कल बच्चे क्लास की टाइमिंग ध्यान रखना, 4 बजे के आसपास होगी कल। मैं मतलब 1 बजे हो नहीं किसी कारणवश, है ना। एक बार डॉक्टर के पास जाना है, 12:30 की अपॉइंटमेंट मिली है, तो हो सकता है लेट हो जाए, है ना। इसलिए थोड़ा लेट रखेंगे कल की क्लास। कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, कल ये नहीं बोला मैंने क्लास नहीं है, मैंने कहा लेट है थोड़ी सी। हाँ। यस, अपने आप ही खुश हो रहे हैं बिना बात के। चलो आगे चल रहे हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग ये वाली लाइन देखो, ये रहा क्वेश्चन।
विच इज नॉट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, सीड डेवलपमेंट, पॉलिनेशन, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन बेटा वेजिटेटिव फेज का पार्ट है, ये क्वेश्चन था। देखो यहाँ एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, है ना, ह्यूमन फीलिंग्स को दिखाने के लिए, फर्जी चीजें, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान सुनेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वाले में ध्यान ये रखना है कि हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होने से हमारे पास क्या होता है, फ्लावर वाली प्राइमोडियम बनती है। यस, क्लियर है? यस, आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पर, यहां तक लिख लिया सबने? ये वाली स्लाइड लिख ली थी सबने? ये वाली स्लाइड लिख ली थी बेटा? जल्दी 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 बेटा। बायोमोलिक्यूल लास्ट क्लास आपने शायद देखी नहीं है, हो सकता है इसी चैप्टर की फर्स्ट क्लास में पढ़ी हो या बायोमोलिक्यूल के लास्ट सेशन में, कल लगा था सेशन, जिन्होंने नहीं किया कर लेना। हो गया? चले आगे बेटा। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। आप में से पहले तो मैं एक बार जरा आपको आइडिया दे दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़ रहे हैं, किस हेडिंग में पढ़ रहे हैं हम? प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। हम किस में पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं किस हेडिंग में? प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, स्टेमन क्या है? स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर, ठीक है। इसकी वर्ल को क्या बोलते हैं, किसी को याद है? वर्ल ऑफ स्टेमन, वर्ल ऑफ स्टेमन, उसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टेमन की, ध्यान से देखेंगे बेटा। हम बात कर रहे हैं स्टेमन की, तो स्टेमन आपका ऐसा दिखता है, इस तरीके का दिखता है, ऐसा, ठीक है। उसके दो पार्ट है, ध्यान सुनेंगे बेटा। स्टेमन के दो पार्ट है हमारे पास, एक पार्ट एंथर है, दूसरा पार्ट फिलामेंट है, ये रहा, ठीक है। तो स्टेमन के दो पार्ट है, पहला पार्ट क्या है? एंथर, और दूसरा पार्ट क्या है? फिलामेंट। दूसरा पार्ट क्या है? फिलामेंट। ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसको हमने क्या बोल दिया? एंथर बोल दिया बेटा। इसको हमने क्या बोल दिया? एंथर बोल दिया। ध्यान दो इसे, इसको हमने क्या बोल दिया? एंथर बोल दिया, ठीक है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? फिलामेंट बोल रहे हैं। अब फिलामेंट के लिए डिटेल ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। फिलामेंट लंबा पार्ट है, लॉन्ग। लॉन्ग मतलब लंबा, स्लेंडर मतलब पतला। क्या है? स्टॉक है। स्टॉक मतलब स्टिक जैसा है, यस और नो, ठीक है। दूसरी बात, फिलामेंट के दो एंड है, ये वाला ध्यान से देख बच्चे, ये वाला एंड जो है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल, और इस वाले एंड को कह रहे हैं डिस्टल। अब आप मुझे बताओ कि ये थैलेमस अगर है, यहां पर ये थैलेमस है मान लो ऐसे, तो इस थैलेमस पर ये जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा? ये वाला एंड कहां जुड़ा होगा बताओ? ये वाला एंड कहां जुड़ा होगा? ये वाला।
तो फिलामेंट मेरे पास कैसा है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड है वो कहां अटैच है बेटा, वो अटैच है कहां पर, अटैच ऑन, कहां पर अटैच है, थाइलेमस पर अटैच है। और अगर किसी को याद हो एपीपेटलस और पेटल पे अटैच है किसके अंदर, एपीपेटलस कंडीशन कहां मिलती है, सोलेनेसी में। किसी को समझ में आ रहा है एपीपेटलस कंडीशन कहां मिलती है, सोलेनेसी में मिलती है, यस और नो। तो देखते चलो बेटा ध्यान से, स्टेमन हमारे पास जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यस। उसके दो पार्ट है, एक है हमारे पास एंथर और दूसरा हमारे पास फिलामेंट है। फिलामेंट कैसा है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है। प्रॉक्सिमल एंड का मतलब होता है ये वाला एंड, या तो वो थैलेमस पे जुड़ा हुआ है या वो पेटल पे जुड़ा हुआ है, एपीपेटलस। लिलिएसी में एपीफाइलस हो सकता है, यस। लिलिएसी में क्या हो सकता है, एपीफाइलस हो सकता है। यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है। दूसरा क्या है बेटा, लेंथ ऑफ फिलामेंट जो होती है, लेंथ ऑफ फिलामेंट क्या होती है हमारे पास, वेरिएबल होती है। लेंथ ऑफ फिलामेंट क्या होती है, वेरिएबल होती है, जिसकी वजह से स्टेमन्स की जो लेंथ है, स्टेमन्स की जो लेंथ है वो क्या हो सकती है, कैन बी अनइक्वल, यस। वो क्या हो सकती है, अनइक्वल लेंथ के स्टेमन हमारे पास हो सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा मेरे हिसाब से ये बताओ कि फिलामेंट का एक्चुअल में काम क्या होता है। देखो फिलामेंट का काम है एंथर को अटैच करना, ठीक है। कुछ और काम है क्या, फिलामेंट की मदद से बेटा खाना पानी एंथर के अंदर जाता है। खाना पानी फूड जो भी चीज भेजनी है एंथर के अंदर, वो किसकी हेल्प से जाता है, फिलामेंट की हेल्प से जाता है। क्योंकि एंथर के अंदर ही मेरे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो जो क्या करते हैं, गैमेट फॉर्म करते हैं। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन दे सकता हूं, मुझे बताना इस क्वेश्चन का आपको मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि फर्टाइल टिश्यू इन stamen located in A anther, B filament, C both, D none। तो फर्टाइल टिश्यू क्या होगा बच्चे, फर्टाइल टिश्यू क्या होता है, फर्टाइल टिश्यू होता है जो गैमेट बनाता है। वो किस में लोकेट होगा, कहां लोकेट होगा, एंथर में। यहां फर्टाइल टिश्यू का क्या मतलब है, जो क्या कर सके, कैन गिव गैमेट, जो गैमेट बना सके। तो हमारे पास किस में लोकेट होगा, एंथर में। तो फिलामेंट के लिए बस इतना याद रखो। एक नीट 2000 शायद 17 में क्वेश्चन था, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, शायद ये 2017 या 19 का क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा था प्रॉक्सिमल एंड कहां अटैच होता है, यस। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो बेटा। अब हम लोग जा रहे हैं एंथर के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलामेंट का मेन रोल क्या होता है बच्चे, पानी और मिनरल नीचे से पास करता है किसके अंदर, एंथर के अंदर, क्लियर है। एंथर के अंदर वो क्या करता है, पानी और मिनरल पास करता है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंथर के बारे में पढ़ने वाले, जल्दी करेंगे फटाफट। आसान है बच्चे, स्टार्टिंग के टॉपिक, असली चीजें बीच में आती हैं इसमें मुश्किल टाइप की, यस। जल्दी करेंगे, लिख लो एक बार इसको, जल्दी लिख लो बेटा, फास्ट, जल्दी जल्दी। यहां तक लिख लिया बेटा, यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लिया, जल्दी बताओ बच्चे। सिनगैमी फर्टिलाइजेशन को कहते हैं, जगदीश वसवे देखते हैं बच्चे, आ जाओ। सिनगैमी किसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन को कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट। आ जाओ। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं एंथर के बारे में, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिटेल ऑफ एंथर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एंथर जो है वो जिम्नोस्पर्म में भी होता है क्या, कौन बताएगा, एंथर होता है क्या जिम्नोस्पर्म में, नहीं होता, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा, टिपिकल एंजियो, एनसीईआरटी लिखती है टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, एंजियोस्पर्म का जो एंथर है
उसमें 2 लोब होते हैं, उसमें 2 लोब होते हैं। उसको एनसीईआरटी क्या लिखती है? बाइलोब। क्या लिखती है? बाइलोब। तो जब आप एंथर देखोगे इस तरीके से, ऐसे एंथर देखोगे तो एक लोब ये है, एक लोब ऐसे दिखेगा आपको, फिर यहां पर ये फिलामेंट अटैच है। क्लियर है ये चीज? ये बात समझ में आ रही है? ये मान लो फिलामेंट है यहां पर है, तो ये एक लोब है बेटा और एक लोब ये रहा, और यहां पर इस तरीके से फिलामेंट अटैच है आपके पास। तो हमारे पास टिपिकल एंथर में हमारे पास 2 लोब होते हैं, एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा, ऐसा दिखता है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइलोब एंथर बोलते हैं। बाइलोब क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ध्यान सुनेंगे। अब एनसीईआरटी लिखती है कि ईच लोब, हर एक लोब में, ईच लोब हैव 2 थीका। यहां पर थीका शब्द का मतलब है लेयर। थीका शब्द का मतलब क्या होता है? लेयर। तो हर एक लोब में, जैसे मान लो मैं ये लोब बना रहा हूं ऐसे, हर एक लोब में मेरे पास ये एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, इस तरीके से 2 लेयर्स बनती हैं। ये रही, इस तरीके से 2 लेयर्स बनती है। एक ये बन गई और एक हमारे पास ये लेयर बन गई ऐसे, इस तरीके से 2 लेयर बन जाते हैं। इसको कहते हैं 2 थीका। समझ में आ रहा है? 2 थीका बोल दिया हमने। तो हमारे पास क्या होता है बेटा? हमारे पास क्या होता है देखेंगे ध्यान से। हर एक लोब में 2 लेयर बनती है। एक लेयर ये बन गई मान लो ऐसे, और एक लेयर मेरे पास इसके अंदर बन गई ऐसे। तो दो थीका मेरे पास यहां प्रेजेंट है, 2 लेयर ऐसे प्रेजेंट है। यहां तक समझ में आ रहा है? मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। ये क्या है बच्चे? ये क्या है सर? ये लोब है। ये क्या है सर? ये भी लोब है। हर एक लोब में 2 थीका। यहां तक समझ में आ रहा है? अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी कहती है एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो सेपरेट करती है, सेपरेट 2 थीका। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे बेटा, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए इधर, मेरी तरफ देखिए बेटा, इधर देखें। मेरे पास ये देख, ये देख, ये एक लोब है। मेरी तरफ देख, ये एक लोब है। ये लोब दिख रहा है तुझे? ये लोब, यही लोब मैंने ऐसे बनाया, ये रहा। अब एक लोब ये रहा ऐसे, एक लोब ये रहा। समझ में आ रहा है? ये लोब, ये रहा एक लोब। ठीक है। अब इस लोब में ध्यान सुन, ये लोब है, ये रहा, ये लोब है, ये लोब है। यहां से एक लाइन जाती है ऐसे, इस तरीके से लाइन जाती है बेटा। एक बार बना देता हूं तेरे लिए। सर ये क्या कर रहे हो? टाइम पास नहीं, तेरे को लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखा रहा हूं। मेरी बात समझिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात समझ ध्यान से। तुझे ये लाइन दिख गई? ये लाइन दिख रही है? ये रही। ऐसे ही यहां पर एक लाइन जाती है। ये स्ट्रक्चर कैसा है समझ इस बात को। मैंने क्या किया है, मेरे पास ये ऐसा स्टेट स्ट्रक्चर है। इसको मैं कैसे दिखा रहा हूं? इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। देख मेरी बात सुन ध्यान से। मेरे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान से मेरी तरफ देखियो। मेरे पास ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये एक लोब है, इसके बगल में एक और लोब है। मैं तुझे ऐसे दिखा रहा हूं लोब को, ऐसे। तो मैं तुझे ये वाला हिस्सा दिखा रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझ इस बात को। जैसे मान ले ये एक लोब है, ये समझ इसे, ये एक लोब है ऐसे, ऐसे ही एक लोब यहां रहा, ये रहा एक लोब, एक ये लोब ये रहा। यहां पर एक लाइन है ऐसी लंबी, यहां पर एक लंबी लाइन है। वो लाइन जो है वो इसको सेपरेट, यहां पर होती है वो लाइन ऐसे, वो सेपरेट करती है 2 थीका को। समझ लो इस बात को। यहां की थीका और यहां की थीका को आपस में अलग करती है। इसको कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। क्या बोल रहे हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कह रहे हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं फिर रिपीट करूंगा। हमारे पास ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा। ठीक है, मैं उसको दिखा रहा हूं ऐसे, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब ये रहा। मैं उसको इस तरीके से दिखा रहा हूं ऐसे। तो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। एक लाइन है जो ऐसे सीधी गई हुई है, जिसने क्या किया, इस हिस्से को इस हिस्से से अलग कर रहा है। ये यहां पर एक लाइन है ऐसे, इसको कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। यहां पर आएगा। तो हमारे पास क्या है बेटा? ये है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। समझ इस बात को। यहां पर हमारे पास क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ये रहा। इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ने क्या किया है, यहां की लेयर्स और यहां की लेयर्स को सेपरेट किया, ये रहा। इसको कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ वाइज, ये रही। तो ये मेरे पास क्या है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव।
जो किसको सेपरेट कर रहा है, जो दो थीका को सेपरेट कर रहा है, मतलब यहां की लेयर्स को यहां की लेयर से सेपरेट कर रहा है। उससे क्या होगा, आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अलग अलग पता चलेगा। तो फिर से रिपीट करेंगे बेटा, किसी भी टिपिकल एंथर का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा दिखता है, ये देखो, वो एंथर का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखेगा, एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा। जब आप इस लोब को काट के ऐसे देखेंगे तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब आपने क्या किया, ऐसे स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा के देख दिया। अब यहां पर एक लाइन है जो नीचे से ऊपर की तरफ गई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉटल है, ध्यान से सुनिए, ये बॉटल एक लोब है, तो यहां पर एक लाइन है जो नीचे से ऊपर तक गई हुई है। ये लाइन क्या कर रही है, इस हिस्से को इस हिस्से से अलग कर रही है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एक लोब है, ठीक है, सीधा ऐसे गया हुआ है। यहां पर एक लाइन है ऐसे, उसको कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये वाली लाइन इस हिस्से को और इस हिस्से को आपस में अलग कर रही है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, यस। हाँ, वो क्या कर रहा है बेटा, उसकी वजह से, उस लॉन्गिट्यूडनल की वजह, ग्रूव की वजह से, ये जो आपके पास लोब है ना, वो ऐसा दिख रहा है, इस तरीके का दिख रहा है, ऐसा। ये है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये रहा, इसकी वजह से। तो एक कॉर्नर ये दिखेगा, एक कॉर्नर ये दिखेगा, एक कॉर्नर ये दिखेगा, एक कॉर्नर ये दिखेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट टू थीका। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कर रहा है, दो थीका को आपस में अलग कर रहा है। यहां तक समझ में आ रही है बेटा, बताओ जल्दी से। अब हमारे पास क्या होता है, हम क्या करेंगे बेटा, हम ये पढ़ेंगे कि जो यंग एंथर होता है, ध्यान सुनेंगे बच्चे, हम ये लिखेंगे कि इनसाइड एंथर, इनसाइड एंथर हमारे पास क्या हो जाएगा, चार कॉर्नर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, चार कॉर्नर्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। इन चार कॉर्नर्स पर, हर कॉर्नर पर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा, ईच कॉर्नर्स हैव माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद है कि हमारे पास कुछ होता है माइक्रोस्पोरेंजियम और कुछ होता है मेगास्पोरेंजियम, याद करो। तो माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगल को कहते हैं, एक को कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम किसको कहते हैं, सिंगल को कहते हैं। बहुत सारे होंगे, मैनी होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मैनी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। क्या यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता दो, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम सिंपल सा लॉजिक क्या समझ रहे हैं, पहले सिंपल भाषा में समझो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऐसे सर्कल हैं जो असेंशियल होते हैं, एक स्टेमन वाली होती है और एक पिस्टिल वाली होती है। सिंगल को कहते हैं स्टेमन, वर्ल को कहते हैं एंड्रोशियम। ये वाली बात याद हो गई। दूसरा हमने देखा है फिलामेंट कैसा होता है, पतला होता है, थिन होता है, धागे जैसा होता है, उसका प्रॉक्सिमल एंड बाइंड करता है थैलेमस से। फिर हमने बोला है हर एक एंथर में दो लोब होते हैं, हर एक लोब में दो लेयर हैं जिसको थीका बोलते हैं, और यहां पर एक लाइन होती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो इस हिस्से को इस हिस्से से अलग करती है। यस, तो मेरे पास क्या होता है, एक एंथर में चार कोने बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं टेट्रागोनल। क्लियर है, हर कोने में मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। सिंगल को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, बहुत सारे होंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। ये माइक्रोस्पोरेंजियम ही होता है जिसके अंदर मियोसिस होगी। ये क्लियर है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं बेटा किसका, यंग एंथर का, कि अभी मियोसिस नहीं हुई है तो उसमें क्या चीजें प्रेजेंट है। क्लियर है। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि हर एक कॉर्नर पर जो टेट्रागोनल होता है उस पे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाओगे, जिसमें आप अगर ध्यान से देखो, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये तो मेरे पास लोब हो गए, ठीक है, ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये समझ में आ रहा है। और यहां पर ये गोल स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, सर्कुलर आउटलाइन में। क्लियर है, सर्कुलर होता है आउटलाइन में। क्लियर है,
बेटा तुझे लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव क्यों नहीं समझ में आया मैं समझाता हूँ, एक्चुअल में तुझे क्यों नहीं समझ में आया बताता हूँ, एक सेकेंड दे बस, थोड़ा सा हमें कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा ये देख, मेरी तरफ देख, तुझे लोब दिख रहा है, ये दिख रहा है एक लोब, ये रहा, ये एक लोब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इस लोब में ये देख, ये लोब है, एक लोब ये रहा, एक लोब यहां पर ऐसे होगा, दो लोब है, एक ये रहा एक ये रहा। अब इस लोब में ये लोब जो है यहां पर जो लाइन है ऐसे सीधी, उसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कह रहे हैं। अब इधर को ऐसे समझ, तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहां हो गया, ये लाइन है ना यहाँ, ये वाली सीधी लाइन, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा अलग हो गए, ये कह रहा हूं। जैसे मान ली ये एक लोब है, एक लोब ये रहा, ऐसे ही एक लोब ये रहा। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक लाइन है यहां पर, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये रही, ये लाइन है। तो ये लाइन कैसे दिखेगी, इस लोब को अगर ऐसे कर दूं तो यहां होगी ना ये लाइन, यहां पर, ये कह रहा हूं बस, ठीक है। हाँ यस, डाउट बॉक्स में कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, हाँ बेटा कर ले दो, अच्छी बात है, लड़ाई करेंगे तभी तो कंपटीशन कम होगा। नोट करो, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर पढ़ेंगे बेटा। आप बस मुझे ये बताना ये वाली बातें समझ में आ गई आपको। देखो बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, स्टेमन और फिलामेंट, बाइलोब स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहा है, एंथर की। प्रॉक्सिमल एंड कहां बाइंड कर रहा है, थैलेमस पे, और पेटल पे बाइंड करता है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन क्या होती है, वेरिएबल होती है। क्लियर है, यही तो पढ़ा हमने, यस। अब इसके बाद की कहानी ये देखो, इसके बाद की कहानी ये रही। ये देखो क्या कह रहा है, और टिपिकल एंथर में कितने लोब है बता, बाई लोब है, हर एक लोब में कितने थीका है, दो थीका है, हम डाई थीकस कह रहे हैं। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लेंथ वाइज रन कर रहा है, दो थीका को सेपरेट करता है, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर जब देखेंगे, क्लियर है, यस वो देखेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, द एंथर इज फोर साइडेड, फोर साइडेड मतलब चार कोने हैं उसके पास, और हर एक कोने में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया, यस। कितने, चार, चार है तो माइक्रोस्पोरेंजिया लिख रहा है, सिंगल को क्या लिखता, माइक्रोस्पोरेंजियम। और कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। अब ये देख ध्यान से बेटा, ये देख ध्यान से, ये देख, अब ये वाली चीज है मेरे पास, ये तुझे डायग्राम से आइडिया लग जाएगा, इस डायग्राम से, ये वाला डायग्राम देख। अब तुझे मैं दिखा रहा हूं कैसे दिख जाएगा लोब, अब देख लोब दिख जाएगा तुझे, बस एक सेकंड दे बेटा, मैं जिसको जो बच्चा लिख रहे थे उनके लिए बता रहा हूं। यहां देख, इस डायग्राम को ध्यान से देख, ये क्या था, ये एक लोब था, एक लोब ये था, तो ये लेंथ वाइज एक लाइन गई हुई है, ये है थीका, सॉरी ये है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ये है बेटा, समझ इस बात को, ये जो लाइन गई हुई है ना, ये इस लाइन ने क्या किया है, इसको और इसको सेपरेट किया हुआ है, इसको और इसको इस लाइन ने सेपरेट किया हुआ है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा, जिसमें ये वो लाइन है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ये रही, है ना। तो और ये दोनों क्या, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा। अब यहां पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। माइक्रोस्पोरेंजिया खुद सर्कुलर है, मतलब ये खुद गोल है, लेकिन इसके चार कोने हैं। तो एंथर कैसा है बेटा, एंथर टेट्रागोनल है, एंथर कैसा है, टेट्रागोनल, मतलब चार कोने हैं उसके। और माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है, गोल है। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है बेटा, हमारे पास सर्कुलर है, कैसा है, सर्कुलर है। ये वाली बात समझ में आई है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है जो गोल है, और ये चार कोने किसके हैं, एंथर के। यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताओ, यहां तक समझ में आ रही है, जल्दी बताओ बेटा।
यहां तक समझ में आ रही है? यही चीज बता रहे हैं बस आपको। तो ये वाली चीज लिख लो, आगे चलेंगे हम लोग डिटेल पढ़ने वाले। यहां तक लिख लिया बेटा? यहां तक लिख लिया? जल्दी बताओ, यहां तक लिख लिया? थीका लेयर्स को कह रहे हैं बेटा, थीका लेयर्स को कह रहे हैं। आ जाओ। हाँ, वो ग्रूव क्या कर रहा है, दोनों लोब, इस लोब में दो हिस्से बना दे रहा है, यहां और यहां। आपसे पूछे एंथर कैसा है, टेट्रागोनल, यस। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है हमारे पास? कैसा है माइक्रोस्पोरेंजियम? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर पढ़ रहे हैं। यंग एंथर कौन सा होता है? जिसमें अभी पॉलन ग्रेन नहीं बने हैं। यंग एंथर क्या होगा बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले यंग एंथर कैसा होगा? सबसे पहले वो बाइलोब होगा, हाँ सर, बाइलोब होगा, टेट्रागोनल होगा, है ना, और उनमें क्या प्रेजेंट होगा? एंड हैव माइक्रोस्पोरेंजियम। उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे? चार। चार क्या होंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। उसको हम कह रहे हैं यंग एंथर। यंग एंथर का डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूं, इधर देखेंगे सारे बच्चे। यंग एंथर का हम लोग डायग्राम बना रहे हैं बेटा, ऐसे। ये यंग एंथर का डायग्राम है इस तरीके से। इसमें सबसे बाहर वाली लेयर ये है बेटा, आपको पता है सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? एपिडर्मिस हो गई। हमने कहा था दो थीका होती है, तो दो लेयर में एक तो ये हो गई। दूसरी लेयर में थोड़े बड़े साइज के सेल्स होते हैं, ये ऐसे। ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। यंग एंथर में क्या क्या चीजें हैं ये आपको समझना जरूरी है। थोड़े से बड़े साइज के सेल्स हैं ये। क्या बोलते हैं इसको? किसी को याद है? थोड़े से बड़े साइज के सेल्स हैं, क्या बोलते हैं इनको? किसी को याद है? सेकंड लेयर को एंडोथीशियम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? एंडोथीशियम। ये वो दो थीका जिसकी बात कर रहे हो, लेयर की। अब उसके बाद मेरे पास बच्चे क्या आ जाती है? ये वो लेयर्स है जो माइक्रोस्पोरेंजियम की अपनी अलग है, ऐसे कई सेल थी क्या ये। इसको हम कह रहे हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है वो सिंगल लेयर नहीं है बेटा। मिडल लेयर्स जो है मेरे पास 1 से 3 सेल थिक होती है। मतलब क्या हुआ? सिंगल लेयर भी हो सकती है ऐसे, या एक से ज्यादा सेल्स की थिक हो सकती है। इसको मैं मिडल लेयर कह रहा हूं। ऐसे ही मिडल लेयर यहां बनेगी अलग, ऐसे मिडल लेयर क्या बनेगी? यहां बनेगी। क्लियर है सर? इसके बाद इसके अंदर हमारे पास, ध्यान सुनेंगे बेटा, इसके अंदर मेरे पास सेल्स होते हैं जिनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जिनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या नाम होता है उन सेल्स का? कौन बताएगा? क्या नाम होता है बेटा इनका? एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं इनमें, बाई और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। उसके अलावा इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या क्या नाम है इन सेल्स का बेटा? इनमें हमारे पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इनमें क्या नाम है इसका? बताइए। ऐसे डेंस साइटोप्लाज्म है इसमें, इन लेयर में। और इनके पास बेटा एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें। इस लेयर का नाम है टेपेटम। क्या नाम है इसका? टेपेटम नाम है। क्या नाम है? टेपेटम नाम है। यस और नो? ठीक है, ये हो गया। तो सबसे बाहर मेरे पास एपिडर्मिस है, दूसरे नंबर पर एंडोथीशियम है, तीसरे नंबर पर मिडल लेयर है, चौथे नंबर पर क्या है मेरे पास? टेपेटम है। यस, टेपेटम सारे माइक्रोस्पोरेंजिया की अपनी अलग है बेटा। सारे माइक्रोस्पोरेंजिया की अपनी टेपेटम अलग होती है, ऐसे हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया की अपनी टेपेटम ऐसे अलग होती है। इस तरीके से हम टेपेटम बना देंगे।
इस तरीके से हम क्या कर देंगे, टेपिटम बना देंगे, ये ऐसे टेपिटम बना देंगे। अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर हमारे पास ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं, डिप्लॉयड है, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिप्लॉयड है। मेरी बात समझ में आ रही है, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं जो हमारे पास क्या है, डिप्लॉयड है, यस। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू वो है जो डिप्लॉयड है, इनकी मियोसिस होती है, इनकी क्या होती है, मियोसिस होती है। अगर आपसे पूछे कि ये स्ट्रक्चर क्या है, इधर देख बेटा, ये देख ध्यान से सुन, अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्ट्रक्चर क्या है, आप कहोगे माइक्रोस्पोरेंजियम है। समझ में आ रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, यस, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। दूसरा, यहां पर ध्यान सुनेंगे, यहां पर वो सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स बोलते हैं। मेरी तरफ देख इधर ध्यान से, ये तेरे पास फिलामेंट है, फिलामेंट पर मैंने, इधर देखियो मेरी तरफ देख ध्यान से, ये तेरे पास फिलामेंट है, इस फिलामेंट पर ये एक लोब अटैच है, एक लोब अटैच ऐसे है, तो ये फिलामेंट जो है ये इस लोब में अंदर की तरफ गया हुआ है, ये लोब है इसमें अंदर की तरफ गया हुआ है, इस फिलामेंट से खाना पानी ऊपर आता है, तो एंथर में वो कहां दिखेगा, कनेक्टिव की फॉर्म में दिखेगा। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक लोब ये है, एक लोब ये है, इसमें ये फिलामेंट था ऐसे, तो ये जो फिलामेंट है ये इस लोब में कैसे दिखेगा, जब मैं मान लो लोब को ऐसे काट दूं, ये एंथर ऐसे होता है, ऐसे एक लोब ये रहा, एक ये रहा, मैं इसको ऐसे काट दूं, तो जब मैं ऐसे करके देखूंगा तो डॉट की फॉर्म में दिखेगा ये फिलामेंट की अटैचमेंट, वो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव्स। इससे खाना पानी आता है और यहां से एंटर करता है, खाना पानी जो एंथर को चाहिए ना, यंग एंथर को, वो कनेक्टिव से आकर अंदर जाता है यहां पे। ये क्लियर है, ये क्लियर है बेटा, क्लियर है। क्या वास्कुलर बंडल एंथर में होते हैं, हाँ क्यों नहीं होंगे, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझो, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, ये फिलामेंट है मेरे पास, अब ये जो फिलामेंट है ये नीचे से ऊपर तक यहां तक गया होगा, जब मैं इसका सेक्शन काटूंगा ऐसे, तो मेरे पास ध्यान सुनेंगे, मैं जब इसका सेक्शन काटूंगा ऐसे इस तरीके से, तो मेरे पास क्या होगा, यहां पर मुझे क्या दिखेंगे, कनेक्टिव्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, कनेक्टिव्स दिखेंगे। समझ में आ रहा है, वो कनेक्टिव्स इस फिलामेंट के हैं, इस फिलामेंट के क्या दिखेंगे, ऐसे कनेक्टिव्स दिखेंगे। समझ में आई नहीं आई बच्चे, कनेक्टिव आर पार है ना, हमने क्या काटा हुआ है, ये ट्रांसफर सेक्शन काटा हुआ है, हमने क्या काटा हुआ है, टीएस ऑफ यंग एंथर काटा हुआ है ये। मतलब क्या हुआ सर, दोबारा बता दो। मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया हुआ, ये देख हमने क्या किया हुआ, ऐसे लिया हुआ है, हमने, मेरे पास ये एक एंथर था ऐसा, हमने इसको ऐसे काट दिया, काटने के बाद ये एंथर ऐसा हो जाएगा, मुझे बता देख के, इस तरीके से दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे बता, ऐसा दिखेगा ना। तो जो ये कनेक्टिव है ये वाला, ये कनेक्टिव जो है ये नीचे से ऊपर अंदर तक गया हुआ है यहां पर, तो यहां दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यस वो है, क्लियर है। ये जो फिलामेंट है यही अंदर तक गया हुआ है ना, तो ये दिखेगा यहां पे कनेक्टिव की फॉर्म में, ठीक है बेटा। ड्रॉ करो एक बार, ड्रॉ करो बच्चे, कनेक्टिव। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये फिलामेंट यहां नीचे अटैच है बस ऐसे, ऐसे नहीं बेटा, फिलामेंट अंदर तक गया हुआ है, तो जब तू काटेगा तो उसे वो पूरी लेंथ में होगा, यहां भी यहां भी यहां भी सब जगह होगा, ठीक है। टेपेटम न्यूट्रिशन देता, हाँ अभी कर रहा हूं बेटा, यस, लोब में अंदर तक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए काम, नहीं तो कैसे होगा बेटा, खाना पानी चाहिए ना ऊपर तक पूरे लोब में।
यहां तक लिख लिया बेटा? यहां तक लिख लिया? अब हर एक लेयर का बेटा एक बार फंक्शन लिखेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ, यार तुम कितने बेवकूफ हो यार। मैं कह रहा हूं कि मान ले ये एक एंथर है, ये सॉरी लोब है, ये दूसरा लोब है, फिलामेंट यहाँ है, तो यहां से पूरा ऊपर तक होता है वो। तो जब मैं इसको कहीं से भी काटूंगा, ऐसे काटूंगा, तो मुझे एक पॉइंट की फॉर्म में दिखेगा, ये कनेक्टिव की फॉर्म में, ये समझा रहा हूं। हाँ, आगे आ जाओ। अब हम डिटेल पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान सुन। हम डिटेल पढ़ रहे हैं यंग एंथर की। तो मेरे पास जो लेयर्स प्रेजेंट है, सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस है। आउटर मोस्ट है। प्रोटेक्शन के लिए कौन से सेल्स होते हैं? पैरेन्काइमा। भाई आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस किसकी बनती है नॉर्मली? पैरेन्काइमा सेल्स है। यस, क्या है? पैरेन्काइमा सेल्स है। कोई दिक्कत नहीं। काम क्या है? रोल। रोल इज प्रोटेक्शन। रोल क्या है? प्रोटेक्शन। दूसरी लेयर है मेरे पास एंडोथीशियम। क्या है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, ठीक है? थोड़े से लार्ज साइज के सेल्स हैं, सही है? इसमें क्या होता है? सेलुलोज डिपॉजिट होता है। सेलुलोज की थिकनिंग होती है इसमें एट रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल। उससे ये हेल्प करता है किसमें? डिहाइसेंस में। बताता हूं कैसे। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। ये मेरे पास एपिडर्मिस है, ये लेयर यहां पर एपिडर्मिस है। कोई दिक्कत है यहां पे एपिडर्मिस देखने में? किसी बच्चे को? नहीं सर। ये वाले सेल्स थोड़े बड़े हैं, ये एंडोथीशियम के सेल्स हैं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। अब ये जो एंडोथीशियम का सेल है, ये वाला, इस सेल में मेरे पास चारों तरफ इस तरीके से सेलुलोज जुड़ गया है। ऐसे सेलुलोज के धागे हो जाते हैं कुछ, मतलब सेलुलोज डिपॉजिट हो जाता है ऐसे। उससे क्या होता है, जब ये सेल पानी भर जाता है ना, तो ये फूल जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान सुनेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास ये एंडोथीशियम के सेल्स हैं, एंडोथीशियम के सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं है। अगर उसके पास सेलुलोज है दीवार में और उसने पानी एब्जॉर्ब किया हुआ है, ऐसे पानी एब्जॉर्ब किया है, तो सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं है। सेलुलोज पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही पानी कम हो जाता है, जैसे ही पानी कम हो जाता है, तो सेल्स के बीच में गैप बनने लगता है। क्या बनने लगता है? गैप। इस गैप से फायदा क्या होगा, मैं समझाता हूं। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो ये एंडोथीशियम का सेल है और ये दूसरा एंडोथीशियम का सेल है। अब इसका साइज दोनों का मैक्सिमम फूला हुआ है। क्यों? क्योंकि दीवार में जो सेलुलोज था उसने पानी एब्जॉर्ब कर रखा है। अब क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो एंथर सूखता है। सूखने पर यहां पर गैप क्रिएट हो जाएगा। मान लो कोई दो चीज पानी से फुली हुई है, अगर मान लो उसमें पानी कम हो जाए तो गैप बन जाएगा। गैप बन गया, उस गैप में से पॉलन ग्रेन निकल जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास इस तरीके से, जैसे हमने ये एपिडर्मिस दिखाया उसको, ये देखें बेटा, ये हमारे पास एपिडर्मिस है ऐसे, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है सर? अब ये मेरे पास एंडोथीशियम के सेल्स हैं, ये रे। अब मेरा पॉइंट सिर्फ ये आपको समझाने का है कि जो एंडोथीशियम के सेल्स हैं, यहां पर गैप बन जाता है अगर इन सेल्स का साइज छोटा हो जाए, उससे पॉलन रिलीज हो सकता है। मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं बेटा, ये यहां की बात कर रहा हूं मैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसमें थिकनिंग होती है किसकी? सेलुलोज की। जो क्या एब्जॉर्ब करता है? जो एब्जॉर्ब करता है पानी।
जो क्या एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब करता है पानी, ठीक है। और जब व्हेन एंथर क्या होगा, ड्राई होगा, तो क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा किसके बीच में, क्रिएट बिटवीन एंडोथीशियम सेल। समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले बताओ। एंडोथीशियम के सेल्स के बीच में क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया ये वाली बात, जल्दी बोलो बेटा, ये वाली बात समझ में आई है। बेटा गैप जो है वो सेल्स के बीच में है, सेल्स के बीच में, इंटरसेलुलर। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं, मैं तुझे ये समझा रहा हूं, देख ध्यान से, मैं तुझे ये समझा रहा हूं, यहां पे देख, मैं तुझे ये समझा रहा हूं कि जैसे मान ले ये जो सेल है ना, इसकी दीवार में सेलुलोज है, ऐसे दीवार में थोड़ा एक्स्ट्रा सेलुलोज, ये फूला हुआ है। अब क्या होगा, मान ले पानी कम हो जाए तो इस सेल का साइज छोटा हो गया, ये जो सेल है इनके साइज छोटे हो गए, तो बीच में ये गैप बन गया ना। पहले गैप नहीं था, ये देख रहा, पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से गैप नहीं था। अब क्या हो गया, यहां पर गैप क्रिएट हो गया, क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, गैप क्रिएट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हमारे पास क्या हो गया बेटा, गैप क्रिएट हो गया। ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, गैप क्रिएट हो गया यहां पे, क्लियर। तो ये चीज कह रहे हैं, ये किसका रोल हो गया, एंडोथीशियम का। तीसरा मेरे पास होती है बेटा मिडल लेयर। मिडल लेयर कितनी होती है, 2 से 3, 1 से 3 लिखा था हमने, ठीक है, फ्यू लेयर थिक लिख लेते हैं। और ये क्या करती है, ये पास करती है न्यूट्रिशन, पास न्यूट्रिशन कहां पर, फ्रॉम कनेक्टिव, कनेक्टिव से अंदर की तरफ, इनसाइड, अंदर की तरफ वो न्यूट्रिशन पास करती है। देखो ये जो न्यूट्रिशन है ये मिडल लेयर से यहां से होता हुआ अंदर जाएगा। न्यूट्रिशन क्यों भेजना है, इस टेपिटम वगैरह को भेजना है बात, ताकि ये पॉलन डेवलप करा सके, ये काम है इसका। एनसीईआरटी क्या लिखती है, सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो 3 लेयर हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट 3 लेयर हैं, कौन कौन सी 3 लेयर, ये वाली, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेपेटम, और क्या है बेटा मेरे पास, एंड टेपेटम। ये किस में हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती हैं बेटा प्रोटेक्शन में, हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस। किस में हेल्प कर रही है, प्रोटेक्शन और किस में, एंड डिहाइसेंस। डिहाइसेंस क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज डिहाइसेंस। डिहाइसेंस है एंथर की ओपनिंग टू रिलीज पोलन। किसकी ओपनिंग, एंथर की ओपनिंग टू रिलीज पोनल, टू रिलीज पोलन। पोलन रिलीज करने के लिए एंथर की ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, डिहाइसेंस बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है, कहां लिखा है मैंने, अच्छा टेपेटम लिख दिया, अरे यार लिखने में गलती हुई है भाई। अब मैं टेपेटम का रोल बता रहा हूं, जल्दी लिख लो, टेपेटम का रोल बता रहा हूं आगे, जल्दी करो बेटा, टेपेटम का रोल बता रहा हूं, जल्दी करो। हाँ चेक कर लो एक बार, टेपेटम का रोल बता रहा हूं, यस। हाँ हाँ ठीक कर दिया यार। टेंजेंशियल का क्या मतलब होता है, समझ, देख हम ये कह रहे हैं, ये सेल है, इसकी इस वाली दीवार पर और इस वाली दीवार पर सेलुलोज होता है, जो पानी एब्जॉर्ब करता है और फूल जाता है। उसके बाद क्या होगा, जगह नहीं बचती सेल्स के बीच में, जैसे ये पानी हटता है मतलब सूख रहा है अंदर, गैप क्रिएट होता है। बस इतनी सी बात याद करनी है, चल लिख जल्दी से, जल्दी नोट कर बेटा, टेपिटम के बारे में बताऊंगा, जल्दी कर, जल्दी कर बच्चे। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है, जैसे नमक हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब नमक पानी एब्जॉर्ब करता है, ऐसे एंडोथीशियम हाइग्रोस्कोपिक होती है। क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है।
लिख लिया? ठीक है बेटा, ठीक है, आ जाओ। डिहाइसेंस का मतलब होता है खुलना। जैसे मान लो इधर देख, मेरी तरफ देखियो, जैसे ये एंथर है यहाँ पे, ये देख, ये डायग्राम देख, ये वाला देख ले चल, या ये वाला देख ले। ये एंथर यहाँ पे खुला हुआ है, देख ध्यान से, यहाँ से कोने से खुल रहा है ये, यहाँ से, ताकि पॉलन रिलीज हो सके। ये पूरी जो जहां लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है ना, वहीं से खुलता है, उसे लाइन ऑफ डिहाइसेंस भी कहते हैं। आ जाओ, अब टेपिटम के बारे में पढ़ रहे हैं। देख, टेपिटम कहां पे है, ध्यान से देखियो, इधर मेरी तरफ देख ध्यान से। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? टेपिटम की। फोर्थ लेयर है, टेपिटम की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखियो, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मैंने बना दिया टेपिटम, बोर्ड पे ध्यान रख। देख, ये टेपिटम है जो बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये टेपिटम है मेरे पास लेयर। ध्यान से देखियो मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले इसमें 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं, कई न्यूक्लियस हो सकते हैं। न्यूक्लियस ज्यादा होने का क्या फायदा है? देखो फीचर बताता हूं पहले मैं। टेपिटम का फीचर ए, क्या क्या फीचर है बेटा इसका? फीचर जो है, बताओ, कौन बताएगा? एक तो ये बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक तो ये फीचर हो गया। दूसरा ये डेंस साइटोप्लाज्म है। तीसरा ये लेयर बेटा टूट जाती है न्यूट्रिशन देने में बेसिकली। ठीक है, अब सबसे पहले इसके रोल पे जाते हैं, ध्यान सुनेंगे। अगर किसी में न्यूक्लियस ज्यादा हो और साइटोप्लाज्म डेंस हो, इसका मतलब होता है ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, मेटाबॉलिकली काफी ज्यादा काम कर रही है, काफी ज्यादा एंजाइम बना रही है। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या काम करती है, मेरे पास सुनना ध्यान से। हमारे पास यहां पर एक खास तरह के सेल्स होते हैं बेटा, यहां अंदर, ये वो डिप्लॉइड सेल्स हैं जिनकी मियोसिस होने वाली है। इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या नाम देते हैं बेटा इनके? इनको हम क्या नाम देते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू नाम देते हैं। तो ये सेल्स हमारे पास यहां होते हैं, इनका नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या नाम है? स्पोरोजिनस टिश्यू नाम है। देखो टेपिटम क्या क्या काम करती है, आपको आइडिया लग जाएगा। हमारे पास ये नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू नाम है। अब इसके जो सेल्स होते हैं ना स्पोरोजिनस टिश्यू के, उनके बीच में क्या होता है बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है सेल्स के बीच में। ऐसे सेल्स के बीच में इस तरीके से कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और वो कनेक्शन क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कनेक्शन होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं। समझना ध्यान से, सेल्स के बीच में जो कनेक्शन है, इस तरीके से कनेक्शन होते हैं। किसमें? स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड सेल्स हैं, इनके बीच में ये कनेक्शन प्रेजेंट है। तो होता क्या है बच्चे, इन सेल्स को अलग अलग करने के लिए हमारे पास क्या होता है? इन सेल्स के चारों तरफ, इन सेल्स के चारों तरफ एक केमिकल आ जाता है। उस केमिकल का नाम होता है कैलोज। क्या नाम होता है? कैलोज। ऐसे ये कैलोज नाम का केमिकल इनके चारों तरफ आ जाता है। किसके चारों तरफ आ गया भाई? ये स्पोरोजिनस टिश्यू जिसकी मियोसिस होने वाली है। इस केमिकल की वजह से वो कनेक्शन टूट जाते हैं। इस केमिकल का नाम होता है कैलोज। अब क्या होगा? अब इसमें क्या होती है? हर सेल की, ईच सेल इज नाउ पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल मतलब क्या है? अब इसकी मियोसिस होगी हर एक सेल की। तो आपको ऐसा दिखेगा
कि उस कैलोस की परत के अंदर मेरे पास क्या बन जाएंगे, ये 4 सेल्स के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। देख बेटा, ये 4 सेल के स्ट्रक्चर बन जाएंगे ऐसे, जो मियोसिस से बने हैं ऐसे। इनको कहते हैं स्पोर टेट्राड। इनको हम क्या बोलते हैं? स्पोर टेट्राड। सर इसमें टेपिटम क्या कर रहा है? अभी बता रहा हूं। टेपिटम क्या रिलीज करता है? कैलेज एंजाइम, ताकि ये माइक्रोस्पोर अलग हो सके। तो टेपिटम क्या रिलीज करेगा बेटा? टेपिटम रिलीज करता है कैलेज एंजाइम। कैलेज जो किसको डाइजेस्ट कर सके? कैलोस को। उससे क्या होगा? ये माइक्रोस्पोर अलग हो पाएंगे और ये हर एक माइक्रोस्पोर पॉलन बना पाएगा। ये माइक्रोस्पोर क्या हो गए बेटा? ये माइक्रोस्पोर क्या हो गए? सेपरेट हो गए। और अब ये क्या कर सकते हैं? कैन डेवलप इनटू पॉलन। कैन डेवलप इनटू पॉलन। किसको मेरी बात समझ में आई? फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास ये बहुत सारे सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इन सेल्स के बीच में कनेक्शन प्रेजेंट होता है किसका? प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन प्रेजेंट होता है इन सेल्स के बीच में। यहां पर इन सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? मतलब ये सेल्स आपस में किससे जुड़े हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शन से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शन से जुड़े हैं। ये हमारे पास हो गया। क्लियर है? ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है बच्चे? प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन है। ठीक है सर। अब क्या होता है कि कैलोज नाम का केमिकल इसको सराउंड करता है, तो कनेक्शन टूट जाते हैं। इससे क्या होगा? कनेक्शन टूट गए, कनेक्शन तोड़ दिए, मतलब अब ये सेल अलग अलग काम करेगा। अब क्या होगा? हर एक सेल, इसकी मियोसिस हो गई। ईच सेल इज नाउ पॉलन मदर सेल। मतलब ये जो सेल है ना, अब ये इनको कहेंगे पॉलन मदर सेल। इनकी मियोसिस से ये सारे क्या बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। पर ये माइक्रोस्पोर अभी इस कैलोज की वजह से, ये कैलोज नाम के केमिकल की वजह से एक साथ है सारे। अब इनको अलग अलग करना जरूरी है। उसके लिए कैलेज नाम का एंजाइम कौन रिलीज करता है? टेपिटम। तो अगर मैं टेपिटम का रोल पढ़ाऊं आपको, मैं क्या किसका रोल पढ़ाऊं बेटा? टेपिटम का रोल पढ़ाऊं, रोल ऑफ टेपिटम। तो रोल ऑफ टेपिटम में क्या क्या रोल आएंगे? सबसे पहला रोल जो एनसीईआरटी लिखती है, वो डेवलपिंग पॉलन को, जैसे देख रहे हो ये पॉलन ग्रेन, अब ये माइक्रोस्पोर है, इससे पॉलन बनेगा। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू किसको? डेवलपिंग पॉलन को। ऐसा पॉलन जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन देता है ये। पहला रोल तो ये हो गया। दूसरा रोल हो गया, इट रिलीज कैलेज एंजाइम। क्या करता है बेटा? कैलेज नाम का एंजाइम रिलीज करता है। यस। तीसरा रोल हो गया, जो एक्साइन होती है ना, पॉलन ग्रेन जब बनेगा, इधर देख बेटा, अब इससे मेरे पास पॉलन ग्रेन बनेगा ऐसा है, उस पे एक्साइन होगी, फिर इंटाइन होगी, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको पॉलन कहेंगे। यस। तो ये जो पॉलन बना है, तो जो एक्साइन हमारे पास बनी है बेटा, जो हमारे पास क्या बनी है? एक्साइन हमारे पास बनी है, ध्यान से सुनेंगे। एक्साइन हमारे पास बनी है, जो हमारे पास, वो एक्साइन हमारे पास जो है, ध्यान से सुने, एक्साइन हमारे पास जो है, एक्साइन नाम की जो लेयर है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, क्लियर है? एक्साइन नाम की जो लेयर है वो बनाता कौन है? प्रोड्यूस बाय टेपिटम। टेपिटम ही एक्साइन बनाता है। जो पॉलन की एक्साइन है ना, वो टेपिटम बनाता है। उसके अलावा मेरी बात समझे ध्यान से, इंसेक्ट जब उड़ के जाता है तो उसके पैरों में पॉलन ग्रेन चिपकते हैं। वो केमिकल, चिपकने वाला केमिकल, उसे कहते हैं पॉलन किट। तो पॉलन किट जो है, पॉलन किट जो है, जो कैसा मटेरियल होता है? स्टिकी। वो भी कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस बाय टेपिटम। अच्छा, एक्साइन बनाने के लिए क्या करता है बेटा? टेपिटम क्या करता है? कुछ केमिकल्स होते हैं वो ऐसे रिलीज करता है यहां से, ताकि एक्साइन बन सके, और वो ग्रेन्यूल की फॉर्म में रिलीज करता है। टेपिटम क्या करता है? जो एक्साइन बनाता है वो किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ यूबिश ग्रेन्यूल। सर ये क्यों लिखवा रहे हो एनसीईआरटी के बाहर का? क्योंकि ये वाले टॉपिक से एनसीईआरटी के बाहर से आ सकता है। तो ये 4 रूल आपको टेपिटम के याद करने हैं।
इस वाले रोल को कैलेज वाले को, कैलेज वाले रोल को, कैलेज नहीं है, कैलेज वाले रोल को समझाने के लिए ही मैंने ये नीचे वाला डायग्राम बनाया। एक बार फिर से समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। हमारे पास टेपिटम के अंदर ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है। उन कनेक्शन को तोड़ता है कौन? कैलोज नाम का केमिकल। टूटने के बाद हर एक सेल की मियोसिस होके 4 पॉलन मदर सेल बन जाते, सॉरी 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं हैप्लॉइड, पर ये कैलोज की वजह से एक साथ है। अब इनको अलग करने के लिए इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा कैलोज को, तो कैलोज को डाइजेस्ट करेगा कैलेज एंजाइम, उसकी वजह से माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं, फिर उससे फिर मेरे पास पॉलन बनता है जिसके बाहर एक्साइन है। तो एक तो ये नरिशमेंट देता है डेवलपिंग पॉलन को, ये एनसीईआरटी लिखती है। दूसरा ये कैलेज एंजाइम बनाता है। तीसरा जो एक्साइन है ना, ये वाली लेयर, ये जो एक्साइन वाली लेयर है वो कैसे बनती है कि ये क्या करता है? ग्रेन्यूल रिलीज करता रहता है, मतलब दानेदार चीजें रिलीज करता है, ग्रेनुलर चीजें, वेसिकल्स टाइप की चीजें यहां रिलीज करता है, जो किसके क्या बनाती है? एक्साइन बनाती है। उसके अलावा पॉलन किट क्या होता है? एक स्टिकी मटेरियल होता है जो किसके लिए चाहिए? इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। वो भी मेरे पास कौन बनाता है बेटा? टेपिटम बनाता है। ये 4 रूल आपको याद करने। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? अब कैलोस कहां से आती है, कैलोस क्यों आती है, ये सब नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ याद ये करना है कि यार आप समझो ध्यान से, स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स के बीच में कनेक्शन है, वो अभी अलग अलग काम नहीं कर सकते, उनको अलग अलग करने के लिए उनको अलग अलग करना पड़ेगा। दीवारें बना दी, उस दीवार का नाम है कैलोस, सेलुलोज जैसा मटेरियल मान लेते हैं। अब वो कैलोस को डाइजेस्ट करना जरूरी है, नहीं तो अंदर 4 जो हैप्लॉइड स्पोर बने वो चारों साथ रह जाएंगे, वो कैलेस करेगा। यस बेटा, मिडल लेयर जो होती है 1 से 2 लेयर थिक होती है। बच्चे कैलोज लेयर कौन सिक्रीट करता है? डेफिनेटली मान लो हम कह सकते हैं कि कैलोज लेयर जो है वो इन्होंने ही बनाया होगा। किसने बनाया होगा? स्पोरोजिनस टिश्यू ने। वो तुम्हारे पास नहीं है सिलेबस में, दिमाग में नहीं। क्वेश्चन मतलब तुम्हारा कैलेस का आया हुआ है। लिख लिया इतना जल्दी बताओ। लिख लिया? लिख लिया? जल्दी बताओ बेटा। बेटा चैट सेक्शन में बच्चे रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका करूं क्या मैं? नोट कर लो आप टेपिटम का फटाफट से। जल्दी करो बेटा, गैमेट कैसे बनेगा वो सारा पढ़ रहे हैं, जल्दी। बैक स्लाइड दिखा दूं? बैक स्लाइड भी रह गई तेरी, क्या कर रहा है बच्चे? इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं। मिडिल लेयर के रूल क्या था बच्चे? समझ इस बात को, तेरे पास ये एंथर है ऐसे, हर माइक्रोस्पोरेंजिया की ये मिडिल लेयर है अलग। कनेक्टिव से खाना पहले मिडिल लेयर से होता हुआ फिर टेपिटम पे जाएगा ना, तो यहाँ कनेक्टिव है ना, यहाँ तो ये मिडिल लेयर है, ये टेपिटम है, यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो इससे पास होगा ना खाना ऐसे। ये पढ़ा रहे हैं, अब नोट कर ले जल्दी से। अगला, अगली स्लाइड लिखिए जल्दी, जल्दी लिखो बेटा। अच्छा, ग्रेन्यूल वाला बता देते हैं बेटा। होता क्या है कि टेपिटम क्या करती है, कुछ केमिकल ऐसे जैसे वेसिकल नहीं, जो ईआर गोल्जी बॉडी से बने हुए वेसिकल ऐसे इसमें फेंकती है। और टेपिटम बहुत ज्यादा एक्टिव भी है, अगर न्यूक्लियस ज्यादा हो, डेंस साइटोप्लाज्म हो, तो काफी ज्यादा एक्टिव होती है वो। क्लियर है? जल्दी करिए, फास्ट, जल्दी। संजय आप वहां क्यों परेशान हो? यहां पढ़ो ना बेटा। आप चैट सेक्शन में जाके देख क्यों रहे हो? है ना, कुछ बच्चे मान लो गोबर से खेल रहे हैं तो तुम्हें जाके देखना क्यों? तुम यहाँ पढ़ो ना।
मैं क्यों जाऊं वहां पे देखने? लिख लिया? चले चले बेटा, मैंने ये लिखा है, मेरी बात सुन ध्यान से, देख मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है एक्साइन प्रोड्यूस बाय टेपिटम इन फॉर्म ऑफ यूबिस ग्रेन्यूल। मतलब क्या हुआ कि ये जो मान ले पॉलन, इधर देख मेरी तरफ देखियो, मेरी तरफ देखियो, मान ले ये पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है इंटाइन, और उसके बाहर ये लेयर होती है, इसको एक्साइन कहते हैं। ये जो एक्साइन है ना, ये एक्साइन किसने बनाई है? टेपिटम ने बनाई है। यस। अब आओ, हम लोग चाह रहे हैं कि यंग और मेच्योर एंथर में एक डिफरेंस होना चाहिए हमारे पास। ध्यान सुन, यंग एंथर और मेच्योर एंथर में एक डिफरेंस होना चाहिए। अब वो डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे डिफरेंस जरा समझना। हम बात करेंगे यंग एंथर और किसकी? मैच्योर एंथर की। ध्यान सुने बेटा, यंग एंथर जब आप देखते हो ना, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ध्यान सुनेंगे, थोड़ा हरा सा होता है और इस तरीके का दिखता है ऐसा। जब मैच्योर होता है ना, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा और सूखा हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी कहती है ड्राई और डिहाइड्रेट। एनसीईआरटी क्या वर्ड यूज करती है? ड्राई और डिहाइड्रेट वर्ड यूज करती है, समझो इस बात को। तो ये मेरे पास मेच्योर एंथर है, ये है ना, ये मेच्योर एंथर है बेटा, ये वाला हमारे पास मेच्योर एंथर है, और ये मेरे पास यंग एंथर है। ठीक है, तो मेच्योर एंथर बनते वक्त ये क्या हो गया है? ड्राई हो गया है एंड साथ में डिहाइड्रेट हो गया। ये वर्ड याद रखना, क्लियर है? ये वर्ड याद रखना, तब जाकर वो मेच्योर एंथर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है सर, इसके अलावा और कोई डिफरेंसेस दिखेंगे? हाँ दिख जाएंगे। जब आप इसका सेक्शन बनाओगे यंग एंथर का, तो आपके पास चारों लेयर्स बनेंगी ऐसे, ये चारों लेयर्स बनेंगी। ध्यान से देखना बेटा, ये चारों लेयर्स बनेंगी आपके पास ऐसे, ये चारों लेयर्स आपको दिखेंगी यंग एंथर में। लेकिन जब आप मेच्योर एंथर बनाओगे
तो मेच्योर एंथर में आपके पास दो ही लेयर दिखती हैं, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। ऐसे एपिडर्मिस और एंडोथीशियम नाम से दो ही लेयर दिखती है। मतलब क्या हो गया, यहां पर कुछ सेल्स होते हैं जो इनको गैप क्रिएट कर देते हैं, दो थीका के बीच में ऐसे सेल्स होते हैं, यहां पर ऐसे ये सेल्स होते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इतने स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बताओ? ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। और यहां पर अंदर कौन से सेल्स होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। मैच्योर एंथर में इस जगह को नाम बदल के पॉलन सैक कर देते हैं। मतलब अब यहां पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे और यहां पर मेरे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो हम कैसे लिख रहे हैं बेटा? हम ध्यान से सुनें, क्या लिखेंगे? यंग एंथर में ऑल फोर लेयर प्रेजेंट है, ऑल फोर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी चारों लेयर प्रेजेंट है बताइए? एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, यस। और क्या प्रेजेंट होगी? एंडोथीशियम प्रेजेंट होगी, यस। और क्या प्रेजेंट होगी? मिडिल लेयर प्रेजेंट होगी, यस। और क्या प्रेजेंट होगी? और हमारे पास टेपिटम प्रेजेंट होगी। ये सारी लेयर मेरे पास यहां प्रेजेंट होती है। मैच्योर एंथर की अगर बात करें, ध्यान सुनेंगे, अगर हम मैच्योर एंथर की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैच्योर एंथर की बात करेंगे तो दो लेयर है मेरे पास। कौन सी दो लेयर है? दो लेयर इंटैक्ट है। कौन कौन सी? यस, एक है एपिडर्मिस और दूसरी मेरे पास क्या है? एंडोथीशियम। इसका मतलब टेपेटम और वो मिडल लेयर टूट गई है। यहां पर मेरे पास बच्चे पॉइंट होता है जहां लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव थी, यहां पर मेरे पास लाइन ऑफ डिहाइसेंस होती है, यहीं से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। सही है। उसके बाद सुनना ध्यान से बच्चे, इसमें मेरे पास एट फोर कॉर्नर मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, यस। क्लियर है? यहां पर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? पॉलन सैक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? पॉलन सैक मेरे पास प्रेजेंट है। पॉलन सैक मेरे पास प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? नहीं होगा आज वाईटी पर बायोमोलिक्यूल। रीजन क्या है? मेरे को जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा, थोड़ा गला सही नहीं होगा, अगर मैं जबरदस्ती करके पढ़ा दूंगा 4-5 घंटे मेरा गला बैठ गया तो फिर आपकी क्लासेस रुक जाएंगी पेड की। तो मैं थोड़ा सा एक आध दिन और ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब कराऊंगा तो उसको प्रॉपर करा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे कराऊंगा अब उसे। पॉलन सैक प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। इनमें क्या होगा बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, यस, जो कि डिप्लॉयड है। इनमें क्या प्रेजेंट होंगे? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं इसमें। यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ? यंग और मैच्योर एंथर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पर कई बार बच्चे डाउट करते हैं कि पॉलन सैक कितने होते हैं। एनसीईआरटी ने देख क्या किया है, एनसीईआरटी ने ये डायग्राम बना के ना पॉलन सैक ऐसे दिखा दिया है और इसने पॉलन सैक्स लिख दिया। देख ध्यान से देख, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी ने क्या किया है, मैं लास्ट ईयर भी तक भी यही बोल रहा था, कायदे से तो दो ही होने चाहिए पॉलन सैक, ठीक है ये। पर एनसीईआरटी ने क्या किया है, सुन ध्यान से। एनसीईआरटी ने कहा है कि देखो भाई, इसको और इसको मिला के पॉलन सैक्स है, सैक नहीं बोला है, पॉलन सैक्स बोला है, मतलब दो है ये दो है। तो टोटल पॉलन सैक 4 हो गए मेरे पास, सही है। पॉलन सैक भी कितने हो गए? 4 हो गए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा इसमें। पॉलन सैक कितने हो गए? 4 हैं, तो 4 पॉलन सैक होंगे। पॉलन सैक वो जगह है जहां पर पॉलन ग्रेन है, यस। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? समझ में आ गया? बताइए। मैच्योर एंथर जो होगा वो सूख जाता है, सूखने पर लाइन ऑफ डिहाइसेंस बनती है। लाइन ऑफ डिहाइसेंस होती है जहां से क्या होगा?
पॉलन रिलीज होता है। क्या रिलीज होगा? पॉलन रिलीज होगा। अब मुझे आपको क्या पढ़ाना है कि किस तरीके से स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन बनता है, ये टॉपिक पढ़ाना है आपको। किस तरीके से, ध्यान सुनेंगे बेटा। बच्चे लास्ट ईयर मैंने 2 पॉलन सेल लिखवाया था, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्यों लिखवाया था? क्योंकि हम क्या करते हैं, इस एक हिस्से को पॉलन सैक मानते हैं, दूसरे को तो 2 पॉलन सैक हो गए। पर एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने इन दोनों को लेकर पॉलन सैकल्स लिख दिया है, SACS लिख दिया है। इसका मतलब एक में फिर 2 हो गए यहां पर, तो 2 यहां 4 हो गए टोटल, है ना। इसलिए ऐसे करके चलेंगे हम। पर कहीं एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन नहीं है, ठीक है। मैच्योर एंथर के बीच में क्या है, एक्चुअल में क्या है बेटा, ये वो सेल्स हैं जो, जैसे मान ले ये देख, ये डायग्राम देख, ये डायग्राम देख, ये वो सेल्स हैं मैच्योर एंथर में, देखिए देख, जो इनको सेपरेट कर रहे हैं। जैसे मान ले ये सेल्स हैं, ये तो नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल्स है ना, तो एक पॉलन सैक ये हो गया यहां पर, एक पॉलन सैक ये हो गया, एक पॉलन सैक ये हो गया, एक ये हो गया। क्लियर है? ठीक है, चले आगे, बना लो एक बार, बना लो जल्दी से बना लो, बना लो बेटा। लिख लिया? लिख लिया बेटा? हाँ, जब ये पॉलन बनेंगे बेटा, पॉलन ग्रेन कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे ये, है ना, और यहाँ डिप्लॉइड है। आ जाओ, ये देख लो, आप खुद से देखो, ये कनेक्टिव से दिख रहा है आपको, ये देख, ये कनेक्टिव है, ये रहा, दिख रहा है, ये देख, ये कनेक्टिव हो गया, ये मिडल लेयर हो गया, ये टेपिटम हो गया यहाँ पे, यस, ये देख, यहाँ टेपिटम लिख रहा है, ये मिडल लेयर लिख रहा है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू लिख रहा है, यहाँ देख, ये एपिडर्मिस और एंडोथीशियम बची हुई है, बाकी टूट गई है। आ रहा समझ? आ जाओ, हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से स्पोरोजिनस टिश्यू, हाउ स्पोरोजिनस टिश्यू गिव पॉलन ग्रेन, कैसे वो पॉलन ग्रेन बनाती है। डिटेल पढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं, देखें कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आती है। आपको याद है कि एल्गी में मियोसिस कहां होती थी, जाइगोट में क्या बनते थे, स्पोर बनते थे। ब्रायोफाइट में कहां होती थी सर, कैप्सूल में क्या बनते थे, स्पोर बनते थे। टेरिडोजिम्नो में कहां होती थी, स्पोरेंजियम में क्या बनते थे, स्पोर बनते थे। तो एंथर भी क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। तो स्पोरेंजियम से स्पोर बनेगा। स्पोर का आगे क्या होता था, किसी को याद है स्पोर का क्या होता है? स्पोर से बनता है गैमेटोफाइट। यस, तो मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं समझो, मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं कि हाउ स्पोरोजिनस टिश्यू गिव पॉलन ग्रेन, ये पढ़ाने जा रहा हूं, है ना, ये पढ़ाने जा रहा हूं कि स्पोरोजिनस टिश्यू कैसे पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो हमारे पास ये मान लो एंथर है, ठीक है, इसमें मेरे पास यहां पर जो डिप्लॉइड सेल्स हैं, यहां पर मेरे पास ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इनसे मुझे पॉलन ग्रेन बनाना है।
मतलब मेरे पास यहां पर अंदर जो है सेल्स है जिनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, इस स्पोरोजिनस टिश्यू से हमने क्या बनाया है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है हमारे पास, उससे हमने क्या बनाया बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू से हमने क्या बनाया समझना। स्पोरोजिनस टिश्यू जो हमारे पास है, इससे हमें पॉलन ग्रेन तक जाना है। यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है, पॉलन ग्रेन तक जाना है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू का जो हर एक सेल है, ध्यान सुनेंगे बच्चे, यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है, पहले ध्यान सुनेंगे बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू से मुझे क्या बनाना है, ये देखो, ये मेरे पास इसका हर एक सेल है, ये वो सेल है जो स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल है। ईच सेल, हर सेल को कहते हैं पीएमसी। पीएमसी या किसका सेल बेटा, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको हम नाम देते हैं पीएमसी। पीएमसी क्या है, पॉलन मदर सेल। क्या नाम है, पॉलन मदर सेल। या एमएमसी, एमएमसी की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये सेल क्या है एक्चुअल में, ये हर एक सेल है किसका, स्पोरोजिनस टिश्यू का। तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, उसकी मियोसिस हो सकती है, कैन अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस करके वो क्या बना सकता है, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मतलब सॉरी पॉलन मदर सेल कहलाता है या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाता है, इसकी मियोसिस हो सकती है। यस, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है बेटा, दो स्टेप में जाना पड़ेगा। पहला स्टेप है मेरे पास, पॉलन मदर सेल की मियोसिस करके मैं क्या बनाऊंगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाऊंगा। 4 हैप्लॉइड क्या बनाऊंगा, स्पोर बनाऊंगा, जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड का नाम देते हैं। दोबारा देख बेटा, जिसको नहीं समझ में आ रही सुन ध्यान से, हम ये कह रहे हैं बेटे, इसके अंदर ये डिप्लॉइड सेल्स हैं, इन्हें स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू का सेल कहलाता है पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये कैसे सेल होते हैं, डिप्लॉइड सेल होते हैं। यस, इनकी मियोसिस होके 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे या माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो ऐसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रल मान लो ऐसे अरेंज हो गए, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आया नहीं आया, बताओ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आया नहीं आया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि हमने क्या किया है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पॉलन मदर सेल की मियोसिस से, पॉलन मदर सेल की मियोसिस से हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्लियर, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मियोसिस इन pollen mother cell result in 4 haploid cell, result in 4 haploid cell। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बेटा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, ईच माइक्रोस्पोर
गिव पॉलन ग्रेन। अब मैं आपसे एक सिंपल सा बताना, मुझे कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद है कि माइक्रोस्पोर की माइटोसिस होके गैमेटोफाइट बनता था? याद है किसी को? या किसी भी स्पोर की माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनता था, ये याद है? अच्छा, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोर है ये सारे हैप्लॉइड है और ऐसे लगे हुए हो सकते हैं, है ना, साथ चारों साथ लगे हुए हो सकते हैं, है ना, इसलिए इसको स्पोर टेट्राड क्या है, याद है? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नोट लिख देता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पोर क्या करता है, अंडरगो माइटोसिस, क्या बनाता है, टू गिव गैमेटोफाइट, क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। अब आ जाओ फटाफट से एक बार स्पोर को देख लेते हैं कैसे गैमेटोफाइट बनाता है। स्पोर कैसे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं पता चल रहा तो समझ मेरी बात, फिर से देख, जिस बच्चे को नहीं पता चल रहा तुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई ये एंथर है, इस एंथर के अंदर ये स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम। याद कर स्पोरेंजियम क्या होता था टेरिडोफाइट में, सर उसमें मियोसिस होती थी। तो मियोसिस कहां होगी, इस खास तरह के सेल में, ये खास तरह के सेल्स है, हर एक सेल का नाम क्या है, हर एक सेल का नाम है पॉलन मदर सेल। इस पॉलन मदर सेल की मियोसिस कर दी, मियोसिस करके मैंने क्या बना दिए, मैंने हर एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर बना दिए जिन्हें स्पोर टेट्राड कह रहे हैं, चारों एन है। तो इस मियोसिस का नाम क्या रख दिया मैंने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रख दिया। अब क्या माइक्रोस्पोर गैमेट है क्या, माइक्रोस्पोर गैमेट है कि नहीं है? तो स्पोर की आगे क्या होती है, माइटोसिस होती है, और उससे क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो अगला स्टेप हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर है उससे पॉलन ग्रेन बनाना है हमने। और कैसे बनाते हैं, बाई माइटोसिस। कैसे बनाएंगे, बाई माइटोसिस। यहां तक समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है? बेटा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं, और ये होमोस्पोरस होगा, बच्चे मेरी बात सुन। ये एंथर जो है इसमें सारे स्पोर एक जैसे बनेंगे, पिस्टिल में अलग साइज के बनेंगे। प्लांट होता है होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस, एंथर पिस्टिल नहीं होता। प्लांट में दो तरह के स्पोर बन सकते हैं। दूसरा, इसको आगे कल कैसे पढ़ा सकते हैं, जब ये वाला हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला छोटा वाला पार्ट तो यहीं पढ़ाना पड़ेगा ना। अभी अगली स्लाइड पे नोट कर जल्दी से, ठीक है? हाँ, आप मुझे मत गिनाओ कि 1 घंटे इतने की क्लास होती है ना। आप पहले लिख लो इसको, मैं माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बता रहा हूं। लिख लिया? लिख लिया बेटा? चलो आगे करते हैं, लास्ट चीज देख लेते हैं एक बार, आ जाओ जल्दी से।
देखो इधर क्या बता रहा हूं, इधर देख। स्टेप 2 है मेरे पास पॉलन ग्रेन बनाने में। हमें माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन बनाना है। हाँ भाई, इधर देखेंगे। मुझे लग रहा है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं था। ये सारे पॉलन मदर सेल थे। इसकी आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करी थी, जिसको मियोसिस बोला था आपने। मियोसिस के थ्रू आपने क्या करा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करा है। आपके पास क्या बन गया, स्पोर टेट्राड। कुछ बच्चे हैं जो पीछे से लगे होंगे कि सर छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो। बेटा छुट्टी कर दूंगा तो छुट्टी हो जाएगी इस साल तेरी, है ना? सही है, मक्कारी ना कर। स्पोर टेट्राड है, यस। अब मुझे ये स्पोर टेट्राड हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? ये सर डिप्लॉइड थे। ये सारे सेल्स क्या हैप्लॉइड है। अब मेरे पास ध्यान से सुनियो, स्पोर टेट्राड का मतलब है 4 माइक्रोस्पोर है। अब मैं इस माइक्रोस्पोर का क्या करूंगा ये समझ ध्यान से। अब देख, अब ये तेरे पास माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर पता होना चाहिए तुझे हैप्लॉइड होता है। कोई भी स्पोर नॉर्मली हैप्लॉइड ही होता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले समझ इस बात को। इसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास एक वैक्यूल आ जाता है ऐसे, एक वैक्यूल आ जाता है ऐसे। ये आ गया वैक्यूल, उसकी वजह से न्यूक्लियस यहां पुश हो गया। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऐसे साइड में आ गया। अब मैं इसकी माइटोसिस कर रहा हूं। अब मैं जब इसकी माइटोसिस कर रहा हूं ना, तो वैक्यूल की वजह से स्पिंडल जो है एसिमेट्रिक बन रहे हैं। कैसे स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब ये है कि ये तुम्हारे पास माइक्रोस्पोर है, ये तुम्हारे पास स्पिंडल फाइबर बन गए ऐसे। देख बेटा ध्यान से, ऐसे बन गए। क्यों? क्योंकि यहां पर वैक्यूल है, इसकी वजह से साइड में स्पिंडल फाइबर बन गई है ऐसे। स्पिंडल फाइबर जो बने हैं वो इस तरीके से बने हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे बने। अब मैं क्या करूंगा, इसको बीच में से डिवाइड करूंगा ऐसे, यहां से ऐसे। तो जब माइटोसिस पूरी होगी, ध्यान सुनेंगे, जब माइटोसिस पूरी होगी तो मेरे पास 2 तरह के सेल बन जाएंगे। एक सेल बड़ा सेल बन जाएगा और एक सेल छोटा सेल बन जाएगा। ये रहा, एक ये छोटा सेल बन गया, ये वाला, ये वाला, और एक सेल ये बन गया बड़ा। ठीक है, अब ध्यान से देखियो बेटा, ध्यान से देखियो। इस बड़े सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, सिर्फ पॉलन ट्यूब बनाता है। इसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इस छोटे सेल को कहते हैं जनरेटिव सेल। कौन बच्चा बताएगा कि हम ये माइटोसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइटोसिस स्पोर में होती है, गैमेटोफाइट बना रहे हैं, और ये दोनों सेल बन गए जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, अनइक्वल साइज के। फिर क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड करता है किसका, जनरेटिव सेल का। तो फिर जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर देता है। क्या कर गया, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। तो जब जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा समझे ध्यान से। हमारे पास आ जाएगा ये एक छोटा सेल हो गया और एक ये बड़ा सेल हो गया। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए, और इसका जो न्यूक्लियस है थोड़ा इर्रेगुलर शेप का होता है। ध्यान से समझना जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे आपको। ये वाला सेल जो है, ये वाले सेल का न्यूक्लियस है ये कौन सा सेल है सर, ये वेजिटेटिव सेल है। यस, ये क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल हो गया। ये कौन सा सेल हो गया, जनरेटिव सेल हो गया। जनरेटिव सेल में हमारे पास ये 2 न्यूक्लियस, इनको 2 मेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है बेटा, ध्यान सुनेंगे। इसके बाद ये वाली लेयर कौन सी है, ये वाली लेयर कौन सी है सर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी, वेजिटेटिव सेल की। जनरेटिव सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही। इसके बाहर एक लेयर और बन जाती है ऐसे, उसको कहते हैं इंटाइन।
उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटाइन। इसको नाम दे दिया हमने इंटाइन। इसके बाद एक डिजाइन वाली लेयर बन जाती है ऐसे, इसको हम नाम देते थे एक्साइन। क्या नाम दे दिया? एक्साइन। जहां एक्साइन नहीं होती इस जगह को कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर में एक्साइन एब्सेंट है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको पॉलन ग्रेन कह रहे हैं या मेल गैमेटोफाइट मान लो। पॉलन ग्रेन कह रहे हैं या इसका एक और नाम है मेल गैमेटोफाइट। क्यों नाम है मेल गैमेटोफाइट? क्योंकि स्पोर की माइटोसिस से गैमेट नहीं बनता, गैमेटोफाइट बनता है। याद आ रहा है आपको? स्पोर की माइटोसिस से गैमेट नहीं बनता, गैमेटोफाइट बनता है। यस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप समझो ध्यान से। मेरे पास दो स्टेप होते हैं पॉलन ग्रेन बनाने के। पहला स्टेप का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो कुछ नहीं है, डिप्लॉयड सेल की मियोसिस है। 4 हैप्लॉइड स्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर नाम है। मुझे उसकी माइटोसिस करनी है। यस, मुझे क्या करनी है? माइटोसिस करनी है। माइटोसिस नॉर्मल वाली नहीं हो रही, एसिमेट्रिक स्पिंडल की वजह से। एसिमेट्रिक स्पिंडल क्या होता है? देख, अगर किसी सेल में सिमेट्रिक स्पिंडल बने तो बीच में से डिवाइड होता है, लेकिन यहां से डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि एसिमेट्रिक स्पिंडल बन गया है। किसकी वजह से? वैक्यूल की वजह से। अनइक्वल साइज के सेल बन गए बेटा। कैसे सेल बन गए? अनइक्वल साइज के। अनइक्वल साइज के सेल बन गए। बड़े सेल को कह रहे हैं वेजिटेटिव सेल, छोटे सेल को कह रहे हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का मतलब होता है डायरेक्ट रोल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जनरेटिव सेल में एक न्यूक्लियस है। अब इसको डिवाइड करके हम 2 न्यूक्लियस कर लेते हैं, 2 मेल गैमेट कहलाते हैं। तो जनरेटिव सेल में 2 मेल गैमेट है, यस और नो? 2 मेल गैमेट है। अब क्या होता है? जनरेटिव सेल का जो सेल होता है वो स्पिंडल शेप का होता है, फ्लोट करता है। ये न्यूक्लियस है किसका? वेजिटेटिव सेल का। ये किसका न्यूक्लियस है? न्यूक्लियस है किसका? वेजिटेटिव सेल का। अब सुनना ध्यान से बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वेजिटेटिव सेल की, उसके बाहर ये इंटाइन है, और ये मेरे पास क्या है? एक्साइन है। एक्साइन कौन रिलीज करता था? टेपिटम। इंटाइन किसने बनाई है? वेजिटेटिव सेल ने। यस, और ये जनरेटिव सेल है। जहां पर एक्साइन नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? जर्मपोर बोलते हैं यहां से। ठीक है, वेजिटेटिव सेल का काम होता है पॉलन ट्यूब बनाना, ऐसे इसका काम होता है। जनरेटिव सेल में 2 मेल गैमेट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन इज नॉट गैमेट, इट इज गैमेटोफाइट। बार बार याद करो, स्पोर की माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनते हैं। याद आ रहा है? वैक्यूल कहां गया? हट गया बेटा, वैक्यूल हट गया। वैक्यूल कहां गया? वैक्यूल हट चुका है। हो गया? इतना ही पढ़ना है। एक्साइन किससे बना था बेटा? एक्साइन टेपिटम से बना था। इंटाइन किसने बनाया है? वेजिटेटिव सेल ने। देख ध्यान से, ये इंटाइन वेजिटेटिव सेल ने बनाया है, ठीक है। एक्साइन टेपिटम ने बनाया था। ये इसकी जो शेप है स्पिंडल शेप सेल्स है। ये मेरे पास न्यूक्लियर है, इरेगुलर शेप। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसी को आगे पढ़ेंगे और फीमेल वाला पार्ट पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग एक क्लास में पढ़ेंगे पॉलिनेशन पूरा, और उसके साथ पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस। उसके बाद एक क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, फर्टिलाइजेशन, और लास्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्या? ये चीज 5 क्लास में कराएंगे इसे। अब नहीं पढ़ा रहे बेटा। एनसीईआरटी रिकॉल आज होगा बच्चे, आज रात में मिलता हूं मैं आपसे। हाँ, एनसीईआरटी रिकॉल आज रात में बैठेंगे, ठीक है। यस, मैं एक बार आज वो बना लूं जरा आपका बायोमोलिक्यूल का, एक बार डोपा प्राइम कंप्लीट कर लूं। तैयार रहना, कम से कम 200 अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा उसके। यस, ठीक है, मिलते हैं, बाय। यस।